खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर इनकम टैक्स आयकर से रहेगा। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स के विषय में हम लोग आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर राजस्थान का भी 7 जनवरी को पेपर पर है, उत्तर प्रदेश का भी तैयारी समझ में नहीं आ रहा किसका करें। तो भाई अगर आप मुझसे विचार मांग रहे हैं तो मैंने राजस्थान के जीएस के सिलेबस को भी देखा, सालवर्ड को भी देखा। मैं बता दूं आपसे कि राजस्थान का आसान नहीं है, डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा उत्तर प्रदेश से भिन्न है। इसलिए मेरे हिसाब से एक सदे सब जाए। आप चुपचाप एक फोकस बना के मेरे विचार से उत्तर प्रदेश की तैयारी करिए और ऐसा तैयारी करिए कि एग्जाम डेट जब घोषित हो, आयोग के गठन का भी अंतिम दौर चल रहा है, सुनने में न्यूज में आ रहा है। तो इसके बाद जो है जैसे आयोग का गठन होते ही आपकी परीक्षा की घोषणा हो जाएगा, फिर आप तैयारी उसको जम के करिए। जब एग्जाम डेट आए तो फिर आप उसको रिपीट करिए, मेरे कहने का मतलब है। वैसे आप तैयारी कर सकते हैं, क्षमता है तो करिए, बहुत अच्छी बात है, तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन अगर याद रखिएगा मेरी बस एक बात कि अगर आप इस बार 51 का विज्ञापन आपने मिस कर दिया तो 52 का जब असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन भरेंगे तो इससे डबल और अधिक मेहनत के साथ, अधिक बच्चों के साथ, अधिक फाइट के साथ आपको करना होगा, जो कि निकालना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा मौका है, ये पढ़ने का मौका है। ये इस समय समझ लीजिए आप जो है दौड़ में आगे जा सकते हैं। जो आगे बैठ के शांति से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो पीछे जा सकते हैं। लगातार लगे रहिए आप लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है भारत के नागरिकों की शुद्ध आय कर लगाया जाता है। शुद्ध आय जैसे मान लीजिए किसी के महीने की आय, साल भर की आय 100 रुपये है। 100 रुपये में उसका जो है 50 रुपये खर्च हो जाता है। 50 रुपये एक साल के लिए प्रॉफिट उसको होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 50 रुपये पे ही उसको इनकम टैक्स देना होगा। जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी लेखा जोखा होता है उस पर प्रॉफिट निकाला जाता है और उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर उनको जो देना रहता है। इस चैप्टर में लोग देख लेंगे। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा, भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के द्वारा आयकर की दर की सलाह दी जाती है। तीसरा पॉइंट है भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा भारत में सभी तरह के कर का स्पष्टीकरण करने का अधिकार है। वर्तमान 2023 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीसीडी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम आ सकता है। भारत में 50,000 से अधिक लेन देन के लिए पैन कार्ड जो है कि पैन कार्ड के साथ लेन देन करना अनिवार्य है। पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। टैक्स भरने, बैंक खाता खोलने, निवेश करने आदि कार्यों में प्रयोग किया जाता है। भारत में पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में हुआ, ये आप याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। इसकी पहले की क्लास में मैं बताया था और कहाँ से शुरू हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स की सूची के अनुसार 2022 में, 22 पुराना नहीं है, जब 23 बीत जाएगा तो फिर 23 का आंकड़ा आएगा, ठीक है। तो अभी 22 वाला इसमें नया होगा। 22 के अनुसार शीर्ष धनी भारतीय पुरुष में मुकेश अंबानी का नाम याद रखिएगा। फोर्स सूची के अनुसार 2022 में शीर्ष धनी महिला सावित्री जिंदल का नाम आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीनों की अवधि को कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। ये शब्द आते हैं गत वर्ष, ये परिभाषा एक लाइन में लिखा गया है। गत वर्ष उसे कहते हैं जिस वर्ष कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये ऐसा चैप्टर है कि इससे तो आपके यूनिट 6 से सिलेबस पर क्वेश्चन आंसर तो आएंगे ही आएंगे। इससे जो है करंट में भी ला सकते हैं सब, यानी ये करंट भी आ सकता है और आपके इंडियन इकोनॉमिक्स से भी ये प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट है आयकर प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर होता है। भारत में कर का निर्धारण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है। सर्वप्रथम भारत में आयकर जो है इनकम टैक्स जेम्स विल्सन ने 1860 में लगाया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए 1860 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताना है, ठीक है, या वायसराय कौन थे बताना है। स्वतंत्रता के बाद आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर को पूरे भारत में 1 अप्रैल 1962 को लागू कर दिया जाता है।
आयकर व्यक्ति के आय पर लिया जाने वाला कर है, इसलिए आयकर को पॉकेट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए 5 शीर्षक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाएगा कि करदाता का सकल कुल आय निकालने के लिए निम्न में से कौन सा शीर्षक नहीं है, तो आपको ऐसे आंसर देना होगा। 5 शीर्षक कौन कौन है? प्रथम शीर्षक याद रखिएगा सैलरी, दूसरा शीर्षक घर संपत्ति, तीसरा शीर्षक व्यवसाय, चतुर्थ शीर्षक पूंजी लाभ और पंचम शीर्षक जो है अन्य लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान 2023-24 बजट के अनुसार 7 लाख रुपए, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर का भुगतान नहीं करना होता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में प्रथम राज्य गोवा, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय में प्रथम राज्य बिहार। ये सब, इसको बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप एक लाइन में देख के आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और कृषि आयकर मुक्त होगी। याद रखिएगा, पूछ सकता है कृषि आयकर क्या होगा? मुक्त होगा यदि वह कृषि आय भारत में भूमि कृषि योग से आय होता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्तों का कर मुक्ति 100 रुपये प्रति माह निकलता है। जैसे जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो इनकम टैक्स में क्या होता है, छूट मिलता है कि कितने 1.5 लाख तक आपको छूट मिलेगा। तो छूट कैसे मिलेगा? यदि आप जैसे LIC खोल रखे हों, इंश्योरेंस खोल रखे हों, ठीक है, बच्चे की फीस का रसीद दे देते हैं, ऐसे करके कुछ छूट मिल जाता है। ठीक है, टैक्स में देखेंगे कर क्या होता है। भारत सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क जो किसी सेवा के बदले में न हो उसे कर का रूप दिया जाता है। कर नियोजन नैतिक और वैधानिक दोनों होता है। कर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां निम्नलिखित हैं। पहला ड्यूटी, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक परिभाषा लिख देगा या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी इसकी परिभाषा बनेगी। इसलिए बिल्कुल जैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वैसे ये नोट्स तैयार कराए गए हैं। ड्यूटी देखिएगा, शुल्क भी एक प्रकार का कर होता है, परंतु कर की तरह इसका उद्देश्य राजस्व अर्जित करना नहीं बल्कि देश के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को अनुकूल स्तर पर बनाए रखना होता है, जैसे निर्यात शुल्क, कस्टम शुल्क आदि। उसके बाद फी क्या होता है? फी का मुख्य उद्देश्य सरकारी सुविधाओं के बेवजह प्रयोग को नियंत्रित करना है, जैसे सार्वजनिक सेवाओं के दुरुपयोग न होने के लिए इसे लगाया जाता है। अधिभार या सरचार्ज या उपकर क्या होता है, इसको देख लीजिए। कर के ऊपर कर को अधिभार या उपकर कहते हैं। अधिभार द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार किसी भी मद में खर्च कर सकती है, अर्थात बाध्यता नहीं है। उपकर द्वारा अर्जित राजस्व को सिर्फ उसी मद में खर्च किया जाएगा जिस मद के लिए उपकर को आरोपित किया गया था, जैसे स्वच्छ भारत उपकर और गौ कल्याण उपकर। ठीक है, कर वंचन और टैक्स इन्वेशन या टैक्स इवेशन, ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। भारत में कर चोरी को टैक्स इवेशन कहा जाता है। फाइन या जुर्माना या दंड देखिए किसे कहेंगे। भारत में सरकार द्वारा फाइन किसी अवैधानिक गतिविधियों के रोक लगाने के लिए किया जाता है। कर आधार क्या होता है या टैक्स बेस किसे कहेंगे। कर आधार का आशय उस मद से है जिसके ऊपर कर आरोपित किया जाता है, उसे कर आधार कहा जाता है। जैसे आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, ये सब क्या कहलाता है? कर आधार या टैक्स बेस कहलाता है। ठीक है, आयकर इसमें कर का आधार क्या है? आय। बिक्री कर में इसमें कर का आधार क्या है? बिक्री। और मनोरंजन कर में कर का आधार क्या है? मनोरंजन। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको वहाँ मनोरंजन देखना टैक्स देना पड़ता है, जैसे आप बिक्री करते हैं तो बिक्री पे भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बुक हम लोग निकाले थे और इस बुक में देखिएगा 80 मॉडल पेपर हैं, बिल्कुल इसमें चुनिंदा प्रश्न हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 4 बुक आपको मिलेगा। इसमें आपको एक ओमार सिटी 5वीं बुक मिलेगी और जो है इसमें सभी अभी तक आज तक के करंट अफेयर अपडेटेड हैं। आप सबको असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की दृष्टि से ये रामबाण की तरह काम करेगा, आप सबको इसे ले लेना चाहिए। इसका रेट अगर आप देखेंगे तो 926 रुपये है, लेकिन आपके बच्चों को सभी वर्गों को देखते हुए डिलीवरी चार्ज फ्री है
और ये पूरी 5 बुक को मात्र 499 रुपये में दिया जा रहा है। स्टॉक समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा बुक की प्रिंटिंग नहीं होगी। ये अमेजन पे आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आगे देखते हैं प्रगतिशील कर। कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि को प्रगतिशील कर कहा जाता है। जैसे भारत सरकार का आयकर प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर होता है। 8वां है टैक्स इविडेंस या कर परिहार। जब करदाता अपने कर को सरकार को देने में वैधानिक तरीके से कर बचाता है तो उसे टैक्स इविडेंस या कर परिहार के नाम से जाना जाता है। जैसे भी हमने आपको बताया, इंश्योरेंस द्वारा, एफडी द्वारा इत्यादि। कर की दर या टैक्स रेट, कर का जो प्रतिशत होता है उसे कर की दर के नाम से जाना जाता है। डबल करारोपण या डबल टैक्स, करदाता द्वारा जब एक ही आय पर 2 बार टैक्स को अदा किया जाता है तो उसे डबल करारोपण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आसान या इजी तो सब लोग जानते हैं, कठिन जो चैप्टर होते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे उस पर फोकस नहीं करते हैं और आपके मेरिट बढ़ाने का, आपके नंबर बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है। जो सबसे कठिन हो आपके सिलेबस में उस पर आप कमांड रखिए और उससे नंबर आप अधिक पाएंगे। ये सब चैप्टर जो है मैक्सिमम लोग के लिए समझ में आता नहीं है, कठिन होता है, इसलिए ऐसे चैप्टर पर कमांड बिल्कुल आप पाइए। जीएसटी के विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं, याद रखिएगा ध्यान से। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ, याद रखिएगा। 16वीं लोकसभा ने 122 संविधान संशोधन विधेयक, याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक कानून बनने का प्रोसेस, मतलब बनने की प्रक्रिया है। जब बन जाता है तो यही क्या कहलाएगा, अधिनियम कहलाएगा। अभी इसको आगे डिटेल समझा रहे हैं कि 16वीं लोकसभा ने 122वां संविधान संशोधन के रूप में जीएसटी विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया था और जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी प्रभावी हो गया। देखिए यहाँ पे 101 संविधान संशोधन अधिनियम 1 जुलाई 2017 को, यानी इस समय जो 23 में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं चल रही है। अभी 2024 में जो चुनाव होगा वो 18वीं लोकसभा के लिए, यानी 16वीं के लिए, यानी जो 17 में चल रहा था, अरुण जेटली थे उस समय, तो क्या था वो जो है वो 16वीं था, याद रखिएगा। और 101वां संविधान संशोधन हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम, याद रखिएगा, प्रश्न ये सब रिपीटेड है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। जीएसटी संरचना या जीएसटी की स्लैब, टैक्स स्लैब की 4 होती हैं, याद रखिएगा। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जीएसटी का टैक्स स्लैब क्या होता है तो 4 लगाइएगा, 5, 12, 18, 28। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि जीएसटी की दर की संख्या कितनी है, दर पूछेगा तो 5 लगाइएगा। जैसे 0, 5, 12, 18 और 28% दर से लगता है। भारत में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, खुले जाने वाली वस्तुएं और दूध, अंडा आदि पर जीएसटी नहीं लगता, याद रखिएगा। कौन कौन? अंडा, दूध और खुले खाने वाली वस्तु, उसके बाद शिक्षा सेवा और स्वास्थ्य सेवा पे जीएसटी नहीं लगता। भारत में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी है, जो जीएसटी को 2 घटक में होते हैं। वैसे याद रखिएगा 40 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन होता है तो जीएसटी को देना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जीएसटी संबंधित प्रमुख शब्दावली निम्नलिखित है। पहला है जीएसटी काउंसिल, एक संवैधानिक संगठन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 279 में है, 79 में है। इसका अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति क्या होता है? जब किसी राज्य में जीएसटी की कमी आए तो उस कमी को संघ द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, इसे ही जीएसटी क्षतिपूर्ति कहते हैं। जैसे सभी राज्य जीएसटी वसूलते हैं और किसी राज्य में जीएसटी कम वसूला जाए तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। वर्तमान में जैसे उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह बढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जहां कम होगा। निगम कर देखिएगा, निगम कर क्या होता है? कंपनियों की आय पर लगने वाले कर को निगम कर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पूछेगा कि सबसे अधिक कर कहाँ से आता है, तो निगम कर लगाइएगा, आप एग्जाम में पूछ दे तो। बुक प्रॉफिट क्या होगा, वह प्रॉफिट जो बैलेंस शीट पर दिखलाई जाए उसे बुक प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। मैट या न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या होता है, मैट कर बुक प्रॉफिट पर लगाए जाने वाला वर्तमान में मैट कर 15% है। एफएटी टैक्स या फैट टैक्स क्या होता है, एफएटी टैक्स या फैट टैक्स राज्य कर है। फास्ट फूड पर लगने वाला कर को एफएटी टैक्स कहते हैं, इसी को फैट टैक्स कहते हैं। वो वस्तु जिसे खाने से व्यक्ति मोटा हो जाए, फैट टैक्स ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा करने वाला भारत वो विश्व का प्रथम राज्य केरल है, यानी फैट टैक्स आपको देना होगा। और भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लगाया इस टैक्स को, तो किसने लगाया, केरल ने लगाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग के विषय में एक प्रश्न आ गया था एक बार, तो हमने इसको शामिल कर दिया है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। अक्सर एग्जाम में कई वर्षों से साल भर को देखिए तो आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है, निम्नलिखित में से कौन असंवैधानिक संस्था है। याद रखिएगा, संविधान में जिसका वर्णन है वो संवैधानिक है, जिसका बाद में वर्णन हुआ वो क्या हुआ, असंवैधानिक उसको माना जाता है। ठीक है, फिर देखिएगा जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, जिसका मतलब किसका, जिसका हेडिंग है उसका, यानी वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। वित्त आयोग का वर्णन भाग 12 में अनुच्छेद 280 में है। भारतीय संसद द्वारा पारित वित्त आयोग अधिनियम 1951 में है। आपके क्लास के दौरान मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपका समय कीमती है, बेवजह अनावश्यक बातों न करके काम की चीज़ों को बताया जाए और बहुत छोटा वीडियो में अधिक से अधिक आपको जानकारी दी जाए। और जल्दी से ये थियोरी वाली क्लास खत्म करके लाइव क्लास में आने वाला हूँ, याद रखिएगा। और टेस्ट परचेज करेंगे तो कुछ उसका अलग लाभ है, याद रखिएगा। उसका लाभ क्या है आगे दिखाई देगा। और वैलिडिटी तो टेस्ट की रहेगी, वैसे इच्छा हो तो अभी भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। आगे लेंगे तो जो टेस्ट होता है डेली वो आपको छूट जाएगा, प्रैक्टिस छूट जाएगा। इसलिए अगर आपका मन हो तो टेस्ट जरूर लेना चाहिए। वित्त आयोग के कार्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व का वितरण करना और संघ से राज्य को दिए जाने वाले अनुदानों का निर्धारण करना, ये आपका वित्त आयोग का कार्य है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, उड़ते उड़ते ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी 1952 से 1957 के बीच। अब आपको बताना है कि योजना आयोग, आप जानते होंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। इसके पहले क्लास में बता चुका था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता है तो उस पर अनुमोदन या आखिरी बार मोहर कौन लगाता है, उसकी स्थापना कब हुआ था, इन दोनों का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये देखिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, ये भी पूछा हुआ है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत, याद रखिएगा। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी 2015 से 20 तक। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में करंट में भी और इस चैप्टर से भी आ सकता है। 15वें व वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, याद रखिएगा। कब तक रहेंगे, 2025 तक, 20 से क्या रहेंगे 25 तक। ठीक है, पड़ाव गाडगिल फार्मूला की शुरुआत 1969 में यह विशेष श्रेणी के राज्यों से संबंधित है। रघुराम राजन समिति की शुरुआत 2009-10 से में पड़ाव गाडगिल फार्मूला में विवाद के निपटारे के लिए बनाया गया था। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, महंगाई बढ़ने को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। अर्थात मुद्रास्फीति का अर्थ एक निश्चित समयावधि के दौरान कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि तथा इसके साथ साथ मुद्रा के क्रय शक्ति क्षमता में होने वाला गिरावट से है। मुद्रा अवस्थिति क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत मुद्रा अवस्थिति कहा जाता है। कोर उद्योग किसे कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोर उद्योग के विषय में प्रश्न आजकल आ रहे हैं। जैसे जो पूरे उद्योग के लिए आधार का कार्य करती है उसे कोर उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में कोर उद्योग के अंतर्गत कुल 8 उद्योग को शामिल किया गया है। कोर उद्योग में सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद का है। कोर उद्योग में सबसे कम भारांश उर्वरक का है। यह आप याद रखिएगा, सबसे अधिक भारांश पूछेगा तो क्या आंसर देंगे आप, रिफाइनरी उत्पाद का। और सबसे कम भारांश किसका है, उर्वरक का, ये याद रखिएगा। और कितने उद्योग हैं, 8 उद्योग हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा देखिएगा क्या किसे कहेंगे। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के कुल व्यय तथा कुल आय के वास्तविक अंतराल को व्यक्त करता है। इसमें उधार शामिल नहीं होता, अर्थात उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियों को राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है।
बजट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घाटा राजकोषीय घाटा ही होता है। देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण सूचक राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा यह दर्शाता है कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को अपने सभी खर्च को पूरा करने के लिए कितना उधार लेना होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए। और मैं कहता नहीं हूँ हर वीडियो में आप जो है इस बार इंटरव्यू पर और जरूर लिखा करिए। जो व्यक्ति जैसा सोचे जैसा लिखे वो वैसा बन जाता है, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।